ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 पढ़ना स्टार्ट किया था। वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या डिस्कस किया था, कंसेप्ट ऑफ एडीआर डिस्कस किया था। एडीआर स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था एडीआर के मोड्स में आता है आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन। फिर हम लोगों ने आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा था, है ना। आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा था। फिर उसके बाद कंसिलेशन का कंसेप्ट देखा था एंड कुछ बेसिक प्रोविजंस हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक बार आप रिकैप करिए जो भी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। प्लीज़ डू इट एवरीवन। चैप्टर नंबर कौन सा था ये? तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट थ्रू विच parties to dispute decides to refer the matter for arbitration. Then arbitration agreement can either be in the form of a clause in the main agreement or it can be in the form of a separate agreement. यही पढ़े थे। फिर हम लोगों ने essentials डिस्कस किया था। Arbitration agreement shall always be in writing. Then it should be signed by both the parties to dispute. Then it must contain all the essential elements of a valid contract, and it can also be included as a clause in the main contract or it can be annexed as a separate agreement. ठीक है। आज की क्लास अपन को स्टार्ट करनी है यहाँ से, मैटर्स विच कैन बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन एंड मैटर्स विच कैन नॉट बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। ठीक है। तो इन जनरल मैटर्स विच आर ऑफ लेस सीरियस नेचर, है ना, मैटर्स विच आर ऑफ लेस सीरियस नेचर और सिविल मैटर्स जो है वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किए जा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे एक बार। सबसे पहले है सिविल मैटर्स। मैटर का मतलब हो गया यहाँ पे एक ऐसा कोई भी डिस्प्यूट विच आर ऑफ लेस सीरियस नेचर, एनी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट, any dispute that may arise between the parties out of any business contracts or any kind of commercial contracts। ठीक है। दूसरा है टाइम बार डेप्ट्स। टाइम बार डेप्ट्स आप लोगों को मालूम है, ऐसे डेप्ट्स जिनको रिकवर करने के लिए जो सूट फाइल करने का टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुका है एज पर द लिमिटेशंस एक्ट 1963, है ना। सूट फाइल करने का टाइम लिमिट कितना है? 3 years। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑन विच द डेप्ट्स बिकम ड्यू। याद है आपको? ओके। आप लोगों ने टाइम बार डेप्ट्स के बारे में कहाँ पढ़ा है? अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ कुछ भी याद नहीं तुमको? याद है? नेक्स्ट, मैटर्स इन्वॉल्विंग सिविल राइट्स। अगर किसी भी पर्सन के सिविल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, वायोलेशन होता है, इफ एनी पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर सिविल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, घर के आगे किसी ने ट्रक लगा दिया। ओके, मेरे घर के आगे किसी ने ट्रक लगा दिया, मैं उसको ट्रक हटाने के लिए बोलता हूँ, वो क्या बोलता है? मैं नहीं हटाऊंगा। क्यों नहीं हटाऊंगा? क्योंकि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। मैंने बोला हाँ भाई वो ज़मीन मेरी नहीं है, लेकिन मेरे घर के आगे जो रास्ता है उस पर पहला अधिकार किसका है? मेरा। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन का सिविल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, वायोलेशन होता है, तो वहाँ पे दैट मैटर कैन बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। देन any of such matters which have in which civil court have the
जुरिस्डिक्शन, ऐसे कोई भी मैटर्स जो रेफर किए जा सकते हैं किसको, सिविल कोर्ट्स को, उन मैटर्स को सुलटाए जा सकते हैं किससे, आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन के थ्रू भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है, एनी काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर, प्रोडक्ट और प्रोफेशनल। कोई दिक्कत यहाँ पे? इन जनरल अगर अपन बात करें तो मैटर्स विच आर ऑफ लेस सीरियस नेचर, है ना, या एनी सिविल मैटर कैन बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैटर्स दैट कैन नॉट बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, उसमें सबसे पहले है आपको क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, या मैटर्स विच आर ऑफ मोर सीरियस नेचर, रेवेन्यू मैटर, रेवेन्यू मैटर्स का मतलब यहाँ पे टैक्स रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, रेवेन्यू मैटर्स का मतलब क्या था यहाँ पे, टैक्स रिलेटेड मैटर्स। देन मैट्रिमोनियल मैटर्स, शादी ब्याह से रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, डाइवोर्स हो सकता है क्या आर्बिट्रेशन के थ्रू? नहीं हो सकता। टेस्टामेंट्री मैटर्स, टेस्टामेंट्री मैटर्स का मतलब यहाँ पे विल से रिलेटेड मैटर्स, वसीयत से रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, देन एनी मैटर रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट cannot be referred for arbitration. Then any matters related to trust, charitable institution matters और matters related to the determination of guardian, मतलब ये डिसाइड करना है कि कोई भी बच्चे का या किसी भी पर्सन का गार्डियनशिप किसके पास रहेगा। ठीक है, नॉर्मली होता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है, ठीक है, किस बात को लेकर के कि बच्चे की गार्डियनशिप किसको मिले। सच मैटर्स कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो उनको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के पास रेफर करना पड़ेगा। क्लियर है? डन? ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझना, सेक्शन नंबर 8 आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा था क्या? आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन यहाँ पे एक वर्ड यूज में लाया गया था, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म आर्बिट्रेशन एज टू मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय एनी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब आर्बिट्रेशन का मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हो या अदर देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हो। चलो फिर से एक बार, आर्बिट्रेशन का मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस being carried out that can either be an institutional arbitration or other than institutional arbitration। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है पहले आप समझिए। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का मतलब है आर्बिट्रेशन कैरिड आउट बाय एनी इंस्टीट्यूशन, arbitration being carried out by any institution which is registered under Societies Act। स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन कैरी आउट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटीज। उनका काम ही क्या है? आर्बिट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट करना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो सकता है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो सकता है। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कौन से, जिनका काम ही यही है। इट शैल बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी, जिनका मेन काम क्या है, लोगों के झगड़े रिजॉल्व करवाना। इनका मेन काम क्या है, लोगों के झगड़े रिजॉल्व करना थ्रू आर्बिट्रेशन। एंड इसके लिए दे विल बी चार्जिंग रेम्यूनरेशन, whether they will be doing it for free, no। ठीक है, पहला तो ये पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हो सकता है, और दूसरा है अदर देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। अदर देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन मतलब जो डिस्प्यूट है किसी इंस्टीट्यूशन को रेफर नहीं किया गया। अदर देन इंस्टीट्यूशन मतलब मान लो कि भाई इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इन दोनों की नज़र में मैं सबसे समझदार व्यक्ति हूँ जो इनके झगड़े को सुलटा सकता हूँ, है ना। इन दैट केस आई विल बी एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर, I will be acting as an arbitrator, I will be resolving their disputes, मैं इनके disputes को resolve करूंगा, और मैं कौन हूँ, arbitrator। तो ये other than institutional arbitration हो गया ना, ये other than institutional arbitration हो गया।
तो जो अदर देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होते हैं उसको अपन टेक्निकली बोलते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एडहॉक आर्बिट्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो आर्बिट्रेशन कैन बी कैरिड आउट बाय एनी इंस्टीट्यूशन which is duly registered as a society for the purpose of carrying out the arbitration. It can even be carried out by any person other than the institution. If the arbitration process is carried out by any person, अगर arbitration process कोई ऐसा person carry out कर रहा है जो कौन नहीं है? institution नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ad hoc arbitration. तो सर क्या ad hoc arbitration भी वैलिड होता है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। जितना वैलिडिटी एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का है उतना ही वैलिडिटी ad hoc आर्बिट्रेशन का भी होगा। इज इट क्लियर? फिर जो डिसीजन आर्बिट्रल जो डिसीजन होता है उसको अपन क्या बोल रहे थे? अवार्ड। कितने समय में आ जाना चाहिए था? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरिंग द मैटर फॉर आर्बिट्रेशन। अगर फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के लिए मैटर को रेफर किया गया तो डिसीजन मस्ट कम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है, इसको चार्जिंग पे लगाना। ये भी डिस्चार्ज है। एक ही पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन नंबर 8। दैट इज योर सेक्शन नंबर 8। अब पहले सेक्शन नंबर 8 को समझिए। सेक्शन नंबर 8 ऑफ किसी को रिकॉल हो रहा है क्या? ये वाला जो पार्ट है लेक्चर का हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पुराना लेक्चर हमारा खराब हो गया था, लेकिन पढ़ाया था यहाँ तक। तो किसी को रिकॉल हो रहा है? बताइए। सेक्शन 8 देखिए, नॉर्मली प्रोसेस क्या रहता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में? मान लो ये दो लोग हैं, सुनना ध्यान से। मान लो ये दो लोग हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया था टू डिलीवर 100 units of product X on, let's say, 15th of October 2023। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया था कि वो प्रोडक्ट एक्स के 100 यूनिट डिलीवर करेगा। कब? 15 अक्टूबर 2023 को। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या है? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। सेल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसने सेल करने के लिए एग्री किया है। डिलीवर करेगा वाई को क्या? 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। कब? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर का दिन आया और एक्स वो गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया। तो एक्स ने यहाँ पे क्या किया बेटा? एक्स हैज मेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स हैव मेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके टुवर्ड्स? टुवर्ड्स मिस्टर वाई। एक्स ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया वाई को। तो वाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वाई को क्या होगा? लॉस हो सकता है ना? और वाई क्या हो सकता है बेटा? दुखी हो सकता है। ठीक, जो दुखी होता है ना उसको अपन बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीव्ड पार्टी। ठीक, तो एक्स ने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ दोनों के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक, अब इसका इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हुआ है ना? कहाँ जाएगा ये रेमेडी लेने के लिए? रेमेडीज कहाँ मिलती है? कोर्ट में। वाई कौन है? एग्रीव्ड पार्टी है ना? सुनना ध्यान से। तो वाई कहाँ गया? उठ के कोर्ट के पास। कोर्ट के पास गया और उसने
एक एप्लीकेशन फाइल किया जिसको अपन यहाँ पे बोल रहे प्लेंट। प्लेंट का मतलब होता है बेटा रिटर्न एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? रिटर्न एप्लीकेशन। तो वाई एक रिटर्न एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और रिटर्न एप्लीकेशन में ऊपर के एलिगेशंस लगा रहा है। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। ठीक, कि एक्स ने प्रॉमिस किया था टू डिलीवर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, और उसने वो डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से मुझे एक्स अमाउंट का लॉस हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कंपनसेशन मिले। किससे? एक्स से। कंपनसेशन किस चीज़ का? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो लॉस हुआ है वो लॉस रिकवरी का। ठीक है, तो यहाँ पे वाई था एग्री पार्टी। एग्री पार्टी ने क्या लगाया? एलिगेशन। एलिगेशन का जवाब देगा कौन? एक्स। तो जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगता है उसको एलिगेशन को डिफेंड करना पड़ेगा। या सुनो, तो उसको अपन क्या बोलते बेटा? डिफेंडेंट बोलते। तो दो पार्टी है, पहला है एग्री पार्टी, दूसरा पार्टी है, फर्स्ट पार्टी इज एग्रीड पार्टी एंड सेकंड पार्टी इज डिफेंडेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? अब कोर्ट क्या करता है? दोनों के तर्क सुनेगा, फैक्ट सुनेगा, एविडेंसेस को एवेल्यूट करेगा। आफ्टर लिसनिंग द फैक्ट्स एंड इवेल्यूटिंग द एविडेंसेस कोर्ट फैसला देता है। हाँ या ना? कि वाई को कॉम्पनसेट, कि एक्स को कॉम्पनसेट करना है, और अगर करना है तो कितने अमाउंट से करना है। इज इट क्लियर? तो कोर्ट विल गिव द डिसीजन आफ्टर हियरिंग द फैक्ट्स and evaluating the evidences being produced by both the parties to the dispute या both the parties to the contract। मेरी बात समझ में आ रहा है कि ऐसे चलता है कोर्ट प्रोसीजर। अब मान लो कि ऐसा हुआ एक्स और वाई ने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था ना, ठीक है, एक्स और वाई ने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ हमारे बीच में तो हम उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे आर्बिट्रेशन के थ्रू, है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैव, बोलो ना तुम लोग, बोलो, ऑलरेडी डिसाइडेड टू रेफर द मैटर। किसके लिए? फॉर आर्बिट्रेशन। पहले से ही डिसाइडेड है दोनों के बीच में कि कल को कोई झगड़ा होगा तो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। ठीक, झगड़ा हुआ, अब दो लोग हैं ए और बी, इन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि झगड़े के केस में आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे टू सेव द टाइम, एनर्जी। ठीक है, झगड़ा हुआ, लेकिन बी ने क्या किया? झगड़ा होने पे वो चला गया सीधे कोर्ट के पास। तो बेटा जो कोर्ट के पास जाता है उसको अपन क्या बोलते? कोर्ट के पास जो जाता है उसको अपन क्या बोलते? प्लेंटिफ बोलते ना, है ना? ऑल्दो पहले से डिसाइडेड था ए और बी के बीच में कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो इट विल बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, बट स्टिल बी ने क्या किया? बी गया किसके पास? कोर्ट के पास। ठीक है, तो बी यहाँ पे कौन है? जो पहले जाता है कोर्ट के पास उसको अपन क्या बोले थे? प्लेंटिफ। बी है यहाँ पे प्लेंटिफ। ए कौन होगा बेटा यहाँ पे? डिफेंडेंट। बी ने ए के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए। ए जब कोर्ट में पेश होता है ना, कोर्ट में जब पहुंचता है तो वो बोलता है कि हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था, योर ऑनर, हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था व्हाट, कि कोई भी डिस्प्यूट हमारे बीच में होगा तो उसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करेंगे। लेकिन ये बी का बच्चा कहाँ चला गया? कोर्ट में। तो ये बी के बच्चे ने क्या किया है? गलत। और ये जो डिपेंडेंट है ना, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करता है कि ये देखो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कॉपी। पहले से डिसाइडेड है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट मैटर विल बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। लेकिन ये बी का बच्चा क्या किया? कोर्ट में चला गया। तो इन दैट केस इन सच सिचुएशन कोर्ट विल नॉट, है ना, एंटरटेन सच केसेस and will refer the matter
किसके लिए बेटा? बहुत बढ़िया, रेफर द मैटर फॉर आर्बिट्रेशन। बस यही बात करता है आपका सेक्शन नंबर 8। If parties to dispute have already decided to refer any matter of dispute for arbitration, but still if one of the party refers the matter या goes to the court, तो जो दूसरा पार्टी है वो अर्लियर स्टेज पे अगर वो प्रूव कर दे कि हम लोगों के बीच में पहले से डिसाइडेड था कि आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलटाया जाएगा, तो उस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा और कोर्ट उसके ऊपर क्या नहीं करेगा? सुनवाई नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सेक्शन 8। चलो आगे, लिखना है किसी को? नो, ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब घर पे जाकर के ये पढ़ना, देखो लिखा है पार्टी 1, इन स्पाइट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वन पार्टी रेफर्स द केस टू द कोर्ट, ये कोर्ट, द अदर पार्टी रेज्ड ऑब्जेक्शन एंड सबमिटेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस मैटर को रेफर कर देगा किसके लिए? आर्बिट्रेशन के लिए। सिंपल। आओ आगे बढ़े, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है आपको आर्बिट्रेटर का मतलब। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आर्बिट्रेटर कौन? वन हु इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड गिव अवार्ड, ये पढ़े थे। अच्छा, आर्बिट्रेटर जो है ये इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है और अदर देन इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। अदर देन इंस्टीट्यूशनल हुआ तो उसको कौन सा आर्बिट्रेशन बोलते हैं? एडहॉक आर्बिट्रेशन। इज इट क्लियर? एडहॉक लिख दूं, ADHOC, ठीक है, एडहॉक आर्बिट्रेशन। हेलो। देखिए, the term arbitrator is not defined in this act. Arbitrator is a person appointed to resolve the dispute between two or more parties. The appointment of arbitrator will not be complete until the person who is so appointed gives his consent to act as arbitrator. Arbitrator का appointment valid कब होगा? जब वो बंदे ने consent दिया किसके लिए? To act as a arbitrator. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा रहा है उस पर्सन का पार्टीज टू डिस्प्यूट के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड एंड ही शुड रिमेन एब्सोल्युटली impartial while carrying out the arbitration process. While carrying out the arbitration process, लिखा, the arbitrator must be absolutely disinterested and impartial. He is an extrajudicial tribunal whose decision is binding on the parties. अच्छा, आर्बिट्रल पैनल ने या आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया उसको अपन ने क्या बोला था बेटा? अवार्ड। अगर कोई पार्टी टू डिस्प्यूट अवार्ड मानने से मना कर दे तो, अगर कोई पार्टीज टू डिस्प्यूट अवार्ड मानने से मना कर दे तो, मान लो कि ये दोनों अपना झगड़ा सुलझाने आए थे मेरे पास, मैं आया इसके फेवर में, ये चिल्लाने लगी मेरे ऊपर, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बोली मुझे कि जाओ, नहीं मानती मैं आपका फैसला, नजर मत आना कल से वरना गुंडे भिजवा के पिटवा दूंगी। आर्बिट्रेटर, आई हैव डन एड हॉक आर्बिट्रेशन, आई हैव गिवन अवार्ड, एंड ये क्या कर रही है? ये मानने को तैयार नहीं है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल पैनल या आर्बिट्रेटर कैन बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। इसके अगेंस्ट मेरा डिसीजन इन्फोर्स करवाया जा सकता है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। अगर ये नहीं मान रही ना तो मैं इसको बोलूँगा एक काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टी। मिस्टी तुम एक काम करो, तुम जाओ और कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करो, कोर्ट फिर ऑर्डर देगा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कोर्ट ऑर्डर देगा, सुनबे कुंजन, यू हैव टू फॉलो द अवार्ड गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। इज इट क्लियर? बोलिए। इन सर्टेन केसेस कोर्ट कैन ऑल्सो अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, तो आर्बिट्रेटर कौन होगा? आर्बिट्रेटर कौन होगा? हु इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज. आर्बिट्रेटर कैन बी एन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर और अदर देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर. अदर देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर है तो वहां पे क्या होगा बेटा? एडहॉक आर्बिट्रेशन. क्लियर है? कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको नहीं समझ में आया? कोई है ऐसा? वेरी गुड. नेक्स्ट, एडिशनल पॉइंट टू बी नोटेड, आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी. आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, कोई भी हो सकता है, इंडियन, जर्मन, ठीक है, जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, ठीक है. नो क्वालिफिकेशन इज प्रेस्क्राइब बाय द एक्ट. आर्बिट्रेटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और अगर उसका किसी भी पार्टी के साथ कोई भी इंटरेस्ट जुड़ा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आर्बिट्रेटर को अपना इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो. वेरी गुड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर. मैंने बताया था आर्बिट्रेटर्स का नंबर. तू बता लड़की, आर्बिट्रेटर का नंबर. नहीं, पिटाई कर देता हूं मैं. आर्बिट्रेटर का नंबर, इट कैन बी एनी नंबर प्रोवाइडेड इट शैल ऑलवेज बी इन ऑड नंबर. गंदी लड़की, पढ़ के आओगी नहीं? अच्छा, सेक्शन पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे सेक्शन 2 का तो मैंने कोई रेफरेंस ही नहीं दिया था. बहुत पिटाई कर देता हूँ मैं ऐसे उल्टे सीधे जवाब कोई करता है तो. सही बता रहा हूँ मैं. इफ एग्रीड बाय द पार्टी तो एनी ऑड नंबर, ठीक. इफ नॉट एग्रीड बाय द पार्टी तो हमेशा क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर. और फिर मैंने सोल आर्बिट्रेटर, सॉरी, फिर मैं तुमको एक चीज़ और बताया था कि भाई इन दोनों के बीच में झगड़ा है लेकिन इन दोनों का एक नाम पे कंसेंट ही नहीं बन रहा है, ठीक है. ठीक, क्या करेंगे? भाई तू अपना अपॉइंट कर, भाई तू अपना अपॉइंट कर, और ये दोनों भाई मिलकर के क्या करेंगे? तीसरे को अपॉइंट करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा कलेक्टिवली? वेरी गुड. आर्बिट्रल डिसीजन जो देंगे उसको क्या बोलते हैं? अवार्ड. कितने दिनों में देना है डिसीजन? 12 महीने. पार्टीज को बहुत जल्दी है, 12 महीने भी नहीं रुक सकते, तो दे कैन गो फॉर वेरी गुड फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन. समझ रहे क्या तुम लोग? चलो आगे बढ़े. ओके, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है ये पढ़ते ही. देखिए, द पार्टीज आर फ्री टू एग्री. बोला जो पार्टीज टू डिस्प्यूट है वो डिसाइड कर सकते हैं आपस में क्या? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स. पार्टीज टू डिस्प्यूट आर फ्री टू डिसाइड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, है ना. बट इफ नो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट इज स्टेटेड इन द एग्रीमेंट, then each party will appoint one arbitrator and then these two arbitrator will appoint a third arbitrator who will act as a presiding arbitrator. presiding मतलब सबसे बड़ा. हमारी या तो दोनों पार्टीज मिलकर के डिसाइड करें कि किसको अपॉइंट करना है. अब मैंने बोला कि दोनों पार्टीज मिलकर के डिसाइड करें कि किसको अपॉइंट करना है, ठीक. अब वो मिलकर के डिसाइड कैसे करेंगे? जैसे तुम कौन हो? कुंजन, सॉरी, हाँ मैं तुम्हारा नाम ही भूल जाता हूँ. और तुम कौन थी? मिष्टी. अब इन दोनों के बीच में झगड़ा है. झगड़ा किस बात को लेकर मालूम है? एक कंपनी लॉ के प्रोविजंस को लेकर के झगड़ा है. इसके हिसाब से प्रोविजन कुछ और बोलता है, इसके हिसाब से प्रोविजन कुछ और बोलता है, ठीक है. ये बोलती है कि ये सही है, ये बोलती है कि ये सही है, ठीक है. इसने इसको बोला कि मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, ज़्यादा मत बोल. इसने इसको बोला कि मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, ज़्यादा मत बोल. इसने इसको बोला कि तू अपने काम से काम रख, इसने इसको बोला कि तू अपने काम से काम रख, ठीक है. दोनों में झगड़ा है. झगड़ा कैसे रिजॉल्व होगा? बोलो. ये झगड़ा सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का है? लेकिन अगर कुंजन ने मिस्टी को बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगी,
मेरे सामने मुंह खोला तो सिविल है क्रिमिनल है? अबे धमकी दे रही है, ठीक है। हाँ, मान लो कि ऐसा कोई धमकी नहीं दिया, दोनों में झगड़ा है एक पर्टिकुलर प्रोविजंस को लेकर, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाएंगे जिसको कंपनी लॉ का नॉलेज हो। तो इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है, नॉलेजेबल पर्सन जिसको कंपनी लॉ का नॉलेज, जो टीचर हो। तीन तीन क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया, तो तीन क्राइटेरिया पे इनका एक टीचर फिट बैठता है। तो इन दिस केस दे हैव डिसाइडेड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, दे हैव डिसाइडेड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना। बट इफ द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट कुड नॉट बी डिसाइडेड, देन ये अपने एक बंदे को अपॉइंट करेगी, ये अपने एक बंदे को अपॉइंट करेगी, दोनों मिलकर के तीसरे को अपॉइंट करेंगे। इज इट क्लियर? तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट या पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन। क्लियर है? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। देखिए, फर्दर इफ एनी ऑफ टू पार्टीज फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, उनसे अगर अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू डू सो दी फ्रॉम द अदर पार्टी, or two appointed arbitrator fails to appoint the third arbitrator within 30 days from the date of their appointment, request can be made to the high court or supreme court to appoint the arbitrator। बोला अगर दोनों पार्टीज टू डिस्प्यूट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको आर्बिट्रेटर बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, या दो अपॉइंट कर दिया लेकिन दो मिलकर के तीसरा नहीं अपॉइंट कर पा रहे, तो वहां पे वो लोग सजेशंस लेंगे, रिकमेंडेशंस लेंगे, किससे? हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। किसके लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। सिंपल है, ठीक है। प्लीज ये एक बार ये डायग्राम पढ़ो तो प्लीज। लिखा इफ पार्टीज एग्रीज द प्रोसीजर देन एग्रीड प्रोसीजर विल बी फॉलोड। इफ पार्टी डू नॉट एग्री टू द प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर, दोनों एक एक अपॉइंट करें, जो दोनों ने एक एक अपॉइंट किया और दोनों मिल करके, दोनों आर्बिट्रेटर मिल करके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर उनसे अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है तो दे विल बी मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। क्लियर है? तुम लोगों ने एक केस सुना था कि तुम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना हो, अगर न्यूज़ चैनल देखते हो या कहीं पढ़ा हो, यूपी साइड का कोई केस था कि एक क्रिमिनल था, उसका केस चल रहा था कोर्ट में, जज थी एक फीमेल, तो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान दोनों में प्यार हो गया। फिर जो जो क्रिमिनल था ना, उसने अपना जेल काट के जब वो रिहा हुआ जेल से, तो दोनों ने शादी कर ली। सुना ये केस? हुआ है केस, गूगल पे सर्च करो। तो जब तुम समझो, जब केस स्टार्ट हुआ था तो दैट क्रिमिनल एंड दैट जज वाज इंडिपेंडेंट, बट ड्यूरिंग द केस they acquired interest in each other, yes or no? yes or no? तो क्या वहां पे impartial डिसीजन आएगा? impartial डिसीजन कैसे आएगा जब दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट अक्वायर हो गया? तो क्या तुम लोग को समझ ही नहीं पा रहे? impartial डिसीजन कैसे आएगा? अब तो इंटरेस्ट एसोसिएट हो गया ना, दोनों का अफेयर हो गया, वो क्रिमिनल और वो जज का, और फिर शादी भी करिए दोनों ने। केस है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो क्लास के बाद में। तो वो जो जज ने जो डिसीजन दिया रहेगा एट द टाइम ऑफ गिविंग द डिसीजन, वेदर वो इम्पार्शियली उसने एक्ट किया रहेगा? नो। वो तो चाहती होगी ना कि भाई उसके बंदे का जो अब सजा है वो कम से कम हो। मान लो कि किसी प्रोविजन में इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है कि भाई कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। भाई जेल तो होना ही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन 2 साल के लिए होगा या 7 साल के लिए होगा? 2 साल के लिए। क्यों?
बोलो, दे हैव अक्वायर्ड इंटरेस्ट इन ईच अदर। मेरी बात समझ में आ रही? सर ये फालतू एग्जाम्पल क्यों? तो देखो, दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा, ये मैटर को रेफर करे किसको? आर्बिट्रेटर को। बिल्कुल स्क्रीन पे देखना, कोई बेवकूफ होगा जो नहीं देखेगा, ठीक है? दोनों के बीच में झगड़ा, इन्होंने मैटर को रेफर किया किसको? आर्बिट्रेटर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि पार्टीज टू डिस्प्यूट में डिसाइड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। पार्टीज टू डिस्प्यूट में डिसाइड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। यस और नो? दे हैव डिसाइडेड द मैनर ऑफ आर्बिट्रेशन, दे हैव डिसाइडेड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि इनका जो आर्बिट्रेटर होगा ना, वो बहुत ही स्किल्ड पर्सन होगा, बहुत एक्सपीरियंस होगा। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? जो उनका मैटर ऑफ डिस्प्यूट है ना, उस पर्टिकुलर मैटर का उसको बहुत एक्सपीरियंस होगा। उसने पास्ट में भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कैरी आउट किया हो उसी पर्टिकुलर मैटर पे। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि उसका एक पर्टिकुलर एज होगा, हमारा आर्बिट्रेटर जो होगा वो कम से कम 45 साल का होगा, बिकॉज एक एक्सपीरियंस पर्सन ही ज्यादा बेटर डिसीजन दे सकता है, ऐसा इन दोनों का मानना। नॉलेजेबल होगा, उसका एज कम से कम 45 ईयर्स होगा, उसका दूर दूर तक इससे और इससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये डिसाइड हुआ था, ये सब डिसाइड होकर के इसको अपॉइंट किया गया आर्बिट्रेटर, ठीक है? इस आर्बिट्रेटर ने क्या किया? आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट किया एंड ही हैज गिवन दी अवार्ड। भाई इसके फेवर में अवार्ड दिया, इसके अगेंस्ट में दिया। अपन लोगों ने पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होगा एक के फेवर में होगा, दूसरे के अगेंस्ट में। कंसिलेशन का जो डिसीजन होगा दोनों के विन विन सिचुएशन था ना, याद आ रहा है? दोनों के फेवर में होगा, तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में, ठीक? अब इसको आर्बिट्रल अवार्ड मानना है। क्या ये चैलेंज कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड? whether he can challenge the arbitral award? So there are certain grounds on which he can challenge the arbitral award. कौन कौन से ग्राउंड्स? तो बोल सकता है कि हमने जो क्राइटेरिया सेट किया था आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का, वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ है। या ये बोल सकता है कि मुझे लगता है कि जो आर्बिट्रेटर है ना, उसने पार्शली एक्ट किया है। ये बोल सकता है कि जो मैटर हम लोगों ने आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया ना, वो मैटर रेफरेबल ही नहीं था आर्बिट्रेशन के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग दी अवार्ड, है ना? देखिए, ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अगर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज कर दोगे तो उसने जो अवार्ड दिया वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा बेटा? अगर उसका अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं है तो अवार्ड भी क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड आर्बिट्रेटर, देयर एग्जिस्ट सम सर्कमस्टांसेस दैट पॉइंट अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ आर्बिट्रेटर। तो उसने जो डिसीजन दिया है उसको चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, दैट आर्बिट्रेटर डज नॉट हैव द रिक्विजिट, पार्टीज ने डिसाइड किया था ना कि हाईली स्किल्ड होना चाहिए, कम से कम 45 साल का होना चाहिए, 45 साल का होना चाहिए। आर्बिट्रेटर ने ना झूठ बोला था, एक्चुअली एज उसका 42 ईयर्स ही था, लेकिन उसने क्या बोला? 45 ईयर्स, और डिसीजन भी दे दिया। बाइंडिंग होगा क्या? नहीं बाइंडिंग होगा, ठीक है? इफ एन आर्बिट्रेटर डज नॉट possesses क्वालिफिकेशन एज agreed by the party, a party may challenge an arbitrator appointed by him in whose appointment he has participated only for the reason of which he became aware after the appointment has been made. बोला इन ग्राउंड्स पे आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट चैलेंज किया जा सकता है। अब जब तुम आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट ही चैलेंज कर रहे हो तो उसने जो डिसीजन दिया that could also be challenged. Is it clear? टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। अच्छा, काफी बार तुम ऐसा सोच के देखो, इन दोनों में झगड़ा होता है। क्या नाम था तुम्हारा? तुम्हारा नाम कुछ सिंपल नाम रखो। सिंपल तो नहीं है, तुम्हारा नाम पूजा रख लो। ठीक है, हाँ। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, इन्होंने मैटर रेफर किया आर्बिट्रेशन के लिए। आज क्या तारीख है? 11 अक्टूबर को रेफर किया मैटर। मान लो कि मैं इनका आर्बिट्रेटर, मैंने बोला कि सुन 4,50,000 रुपये लूंगा तुम लोगों से,
डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। कितने रुपए ले रहा हूँ मैं? मेरा फीस कितना है? 4,50,000। बोला आधा तू देगी आधा तू देगी। तुम लोगों ने डिसाइड किया कि आधा आधा पैसा देंगे। 11 तारीख को मैटर आया मेरे पास, 15 तक जाते जाते इनका डिस्प्यूट अपने आप ही रिजॉल्व हो गया। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिन्होंने आपस में ही इन्होंने सुलटा लिया। अब मेरी ज़रूरत है क्या? क्या अब ये मुझे 4,50,000 रुपये देंगे? बेवकूफ़ थोड़ी ना है। होता है ना, हो सकता है आफ्टर रेफरिंग द मैटर बिफोर द आर्बिट्रेटर द पार्टीज टू डिस्प्यूट नाउ बिकम फ्रेंड्स। their dispute gets their dispute gets dissolved, ये रिजॉल्व। ठीक, तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसेस कर देगा कैंसिल। फिर मैंने जितना काम किया ना, मैंने 4,50,000 रुपये फीस बोला था, मैंने काम 45 रुपये का ही किया है, तो मुझे कितना पे हुआ? 45 रुपये। वेरी गुड। या आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर आई एम अनेबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज। ठीक है। या मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारे केस में करना क्या है, केस आगे बढ़ ही नहीं रहा, ना तो प्रॉपर फैक्ट्स है ना प्रॉपर एविडेंसेस है, ये कुछ और बोलती है कुछ और बोलती है, एक पेज पे आ ही नहीं पा रहे। आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड, आई कैन विथड्रॉ फ्रॉम माई ऑफिस। इज इट क्लियर? देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विल कम्स टू एन एंड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला, इफ ही इज ड्यू टू लॉ और ड्यू टू फैक्ट्स अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। पार्टीज ने अपने आप ही वो मैटर को रिजॉल्व कर लिया, तो आर्बिट्रेटर का कोई काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो बेटा, उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल। नेक्स्ट, पार्टीज एग्रीज टू टर्मिनेट हिज अपॉइंटमेंट, और इफ द आर्बिट्रेटर विथड्रॉ फ्रॉम हिज ऑफिस। इज इट क्लियर? अब तुमको एक केस स्टडी दिया हुआ है, केस स्टडी पढ़िए तो, मिजाज एंड सिराज, खुद से पढ़ लो। मेरे को इतना ही आता था। आगे समझ में? तो यहाँ पे जो मैटर रेफर करे आर्बिट्रेशन के लिए, क्या वो रेफरेबल था? टेस्टामेंटरी मैटर्स कैन नॉट बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड अगर आया भी तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा। इज इट क्लियर सभी लोग? चलो आगे बढ़ते। कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीजर, ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। आर्बिट्रेशन प्रोसीजर कैसे कैरी आउट होगा इन जनरल? तो यहाँ बोला गया, सुनना, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट बाय द आर्बिट्रेटर इन सच मैनर एज ही मे डीम्स फिट। आर्बिट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट होगा आर्बिट्रेटर के द्वारा जैसा उसको उचित लगे, या जैसा पार्टीज टू डिस्प्यूट एग्री करे। ठीक है। बट इन जनरल होता क्या है, दोनों पार्टीज को अपना केस रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर मौका दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू बोथ द पार्टीज। ठीक है। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज के फैक्ट्स को सुनेगा, उनके एविडेंसेस को एवेल्यूट करेगा, उसके बाद वो कंक्लूड करेगा, अवार्ड देगा। तो जब अवार्ड देगा तो अवार्ड में वो रीज़न स्पेसिफाई करेगा। तुम लोगों ने देखा है सीरियल्स वगैरह में, टीवी वगैरह में, अदालत लास्ट में जब डिक्री पास करता है तो क्या बोलता है? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ने ये फैसला किया। तो जो फैसला है वो किसके ऊपर बेस्ड है? सबूत और गवाहों पर। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रल अवार्ड आ रहा है ना, आर्बिट्रल अवार्ड के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। किसको? आर्बिट्रेटर को या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। पढ़िए इसको एक बार।
लिखा है द आर्बिट्रेटर शैल ट्रीट बोथ द पार्टीज इक्वली while carrying out the arbitration procedure. The parties may agree to the procedure of arbitration in an agreement. मतलब वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि what procedure is to be carried out. और अगर पार्टीज ने कोई भी प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया है तो who will decide? Arbitral panel will decide. Arbitral panel will not is not bound to follow the normally देखो आर्बिट्रेशन के लिए कौन सा मैटर रेफर किया जा रहा है? सिविल मैटर. नॉर्मली सिविल मैटर्स के को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाए उससे रिलेटेड प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है. लेकिन यहाँ क्या बोला कि आर्बिट्रेटर इज नॉट बाउंड टू फॉलो सिविल प्रोसीजर कोड. आर्बिट्रेशन पैनल जो है या आर्बिट्रेटर जो है वो कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकता है जो उसे उचित लगे फॉर कैरिंग आउट दी आर्बिट्रेशन. ठीक है. फिर लिखा है कि किस डेट को कमेंस होगा आर्बिट्रेशन. तो डेट ऑन विच वन पार्टी रिक्वेस्ट दी अदर पार्टी. जिस दिन एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को रिक्वेस्ट किया किसके लिए? टू रेफर द मैटर फॉर आर्बिट्रेशन. उस डेट को माना जाएगा क्या? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन. दैट डे विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन. क्लियर है? ठीक. देन प्लेस एंड लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन. तो प्लेस एंड लैंग्वेज भी पार्टीज डिसाइड करेगा और अगर पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल. ठीक है. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. फिर ये सेम चीज़ है. प्रोसीडिंग्स में भी ओरल और ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. देन केसेस आर डिसाइडेड ऑन डे टू डे बेसिस. बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आर्बिट्रल अवार्ड. आर्बिट्रल अवार्ड क्या था? डिसीजन और जजमेंट पास्ड बाय दी. बोलो. फीचर्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड पे आ जाइए. वो हमेशा किस में होगा? राइटिंग में. उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेड. प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे कर रहे हैं आप लोग? इससे पहले स्टैम्प एक्ट पढ़ के आए. आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है जिसके थ्रू किसी के ऊपर राइट्स या लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, लिमिट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रिलिंक्विश हो रहा है, याद आ रहा है कुछ? तो जब आर्बिट्रल अवार्ड होगा, आर्बिट्रल अवार्ड के थ्रू भी किसी पर्सन के ऊपर राइट्स या लाइबिलिटी क्रिएट की जा सकती है. तो आर्बिट्रल अवार्ड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. एंड एज इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा. ठीक है. ओरल अवार्ड कभी भी वैलिड नहीं होता है. अवार्ड शैल ऑलवेज बी इन राइटिंग. फिर अवार्ड इज टू बी साइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. और फिर मैंने आपको एक और चीज बताया था कि क्या बताना पड़ेगा? रीजंस. कि क्या एस्पेक्ट को कंसिडर किया, किन बातों को कंसिडर करके आर्बिट्रल पैनल ने ये डिसीजन दिया है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अवार्ड शुड बी प्रॉपरली डेटेड. क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इंक्लूड in the sum for which the award is made interest up to the date of award and also a direction regarding the future interest. It will include the decision and directions of the arbitrator regarding the cost of arbitration. अब तुम समझो कि दो पार्टीज के बीच में झगड़ा था. दो पॉसिबिलिटीज है. दोनों की गलती है. दोनों की गलती है तो कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों को भुगतना चाहिए. पर एक ऐसा मैटर भी है जिसमें एक पार्टी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी गलती दूसरे की है. तो जिसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्या वो कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बेयर करना चाहिए? नो. समझ रहे हो? दैट विल बी इनजस्टिस. तो आर्बिट्रल पैनल कैन डिसाइड कि कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कौन पार्टी बेयर करेगा, क्या रेशियो में, क्या प्रोपोर्शन में. इज इट क्लियर? फिर बोला आर्बिट्रल अवार्ड की कॉपी दोनों पार्टीज टू डिस्प्यूट को डिलीवर कर दी जाएगी. कॉपी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड विल बी डिलीवर्ड टू बोथ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. क्लियर? यहाँ आप लोग बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे फॉर दिस. नो ऑन फ्राइडे. टुडे इज वेडनेसडे. देयर वोंट बी एनी क्लास ऑन टुमारो. तो फ्राइडे को वी विल बी कंप्लीटिंग दिस and we will be having test. Clear? Thank you so much.